नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जायसवाल और आप सभी का स्वागत है आप सभी के इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा की तरह लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो में जो आपका पहला प्रश्न है, सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग अभी नहीं जानते हैं कि हमारे क्लास की टाइमिंग क्या है, वो लोग देख लीजिए। आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो हो रहा है आपकी जो तीनों क्लास है उसकी टाइमिंग। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग कमेंट में बताएं। 71 नंबर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है कुकीज, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुकीज जो है यहाँ ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुकीज क्या है? एक कंप्यूटर फाइल है। ठीक है, इसमें जो है प्रायः यूनिक चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, ठीक है, वेब ब्राउज़र हो गया, इन चीज़ों को भेजा जाने के लिए इसका यूज होता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का कुकीज ऑप्शन आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्चतम संस्था है। सभी लोग बताइए। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो है वो लोग कमेंट में बताएं। 72 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर एक जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ध्यान से सभी लोग देख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी लोग देखिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन नंबर आपका जो ये 4 वाला है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? CSO। सभी लोग ध्यान दें, क्या बोलते हैं इसको? CSO। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। सभी लोग ध्यान दें, आपका ये ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग क्वेश्चन को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया? बताइए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है, आवर्ती योजना रोलिंग प्लान जो है एक योजना है जिसे एक लंबी अवधि तक जारी रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, गुन्नार मेडल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, गुन्नार मेडल यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है आवर्ती योजना रोलिंग प्लान एक योजना है जिसे एक लंबी अवधि तक जारी रखने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 है वो लोग यहाँ बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तेंदुलकर सीमित का गठन किस लिए किया जाता है। सभी लोग बताइए, तेंदुलकर सीमित जो है इसका गठन किस लिए किया जाता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर इसमें 3 है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गरीबी को मापने के लिए। ठीक है, तेंदुलकर सीमित का गठन जो है किस लिए किया जाता है? गरीबी को मापने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जय श्री राम। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है। 76 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संघीय सरकार की शाखा कौन नहीं है। ठीक है, तो संघीय सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, विधायिकी और न्यायपालिका, कार्यपालिका। ठीक है, तो आप लोग ये जान लीजिए। तो इसमें ये तीनों दिए गए हैं। पहले ऑप्शन जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन हैं ये तो होते हैं उसके शाखा, लेकिन ये आपका चौथा जो है मीडिया, ये बिल्कुल नहीं होता उसका शाखा। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर
4 वाला आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मीडिया आपका बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो जितने भी लोग का ऑप्शन 4 है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दल बदल से क्या अभिप्राय है, सभी लोग बताएं। दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना, या चुनाव जीतने के पूर्व दल बदलना, या चुनाव हारने के पश्चात दल बदलना, या चुनाव हारने से पूर्व दल बदलना। ठीक है, सभी लोग बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 77 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग, देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दल बदल से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका अभिप्राय आपका पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार निम्नलिखित में से किसने कहा है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिया गया है, एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से फिर से देख लीजिए। प्रजातंत्र लोगों को, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है प्रजातंत्र लोगों को लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार निम्नलिखित में से किसने कहा था। ये वाक्य किसने कहा था। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए। अरस्तु, प्लेटो, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज बुश। सभी लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन यहाँ पर तीसरा वाला अब्राहम लिंकन ये आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अब्राहम लिंकन जी ने ही ऐसा कहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो अब्राहम लिंकन थे इन्होंने ही कहा था। जितने लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले कि सन 1863 ईस्वी में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। तो जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। 5 प्रकार के, या 6, या 2, या 3, अभी संभावना इसमें व्यक्त की जा रही है। तो भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है आपका, ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या है, 3। तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी लोग वीडियोज को पूरा देखिए और हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी आजकल पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, एक बार सभी लोग कमेंट में बता दीजिए कि पानी बरस रहा है कि नहीं आप लोग के यहाँ, क्योंकि यहाँ तो भैया 50 या 55 घंटा हो गया पानी रुका नहीं है। तो जितने भी लोग के यहाँ पानी बरस रहा है एक बार कमेंट में बता दीजिए। तो चलिए आपका जो 80 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 4 ये जवाब दे रहे हैं 25 भाग, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है 25 भाग। ठीक है, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको इसमें ये भी बताऊंगा मैं कि भारतीय संविधान में जो 25 भाग हैं ये किस अनुच्छेद के तहत लिए गए हैं। ठीक है, ये अनुच्छेद 395 के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। सभी लोग बताइए आपका कौन सा ऑप्शन सही है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है केवल लोकसभा में, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा
भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है, मतलब अगर भारत की नागरिकता किसी व्यक्ति को गंवानी है तो उसे क्या करना चाहिए कि जैसे मान लीजिए आप भारतीय हैं, आपको ये गंवाना है, मुझे भारतीय नहीं होना है, तो सभी को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है, बताइए। एक तरीका हो सकता है या दो या तीन या चार, कितने तरीकों के द्वारा गंवाया जा सकता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ऑप्शन आ रहा है, तीसरे वाले ऑप्शन में तीन, ठीक है। तो जो है भारत की नागरिकता यदि गंवानी है तो तीन तरीकों से गंवाई जा सकती है। पहला जो है परित्याग, ठीक है, आपको परित्याग करना पड़ेगा। भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिक के परित्याग की घोषणा कर सकता है, मतलब आपको परित्याग करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है आपका अवसान। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मतलब आपको पहला क्या बताया मैंने, परित्याग करना पड़ेगा, दूसरा अवसान करना पड़ेगा, और तीसरा जो है वचन, आपको वचन देना पड़ेगा कि भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के बाद हम कभी भी इस पर कोई भी आरोप नहीं लगाएंगे और अब हम कभी भी भारतीय होने के लिए कोई भी हम आपसे प्रूफ नहीं मांगेंगे। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो है बहुत यहाँ पर आपसे वचन लिया जाता है कि अब हम भारतीय होने की नागरिकता कभी नहीं मांगेंगे। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है, मैंने आपको बताया पहला परित्याग करना पड़ेगा, दूसरा आपको अवसान और तीसरा वचन, इन तीनों के सहायता से आप भारतीय नागरिकता को त्याग कर सकते हैं, गंवा सकते हैं। वैसे कौन गंवाएगा, इतना अच्छा देश है अपना, तो जिसको भैया गंवाना है वो गंवाए, हम लोग को तो नहीं गंवाना है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है, सभी लोग बताइए। 83 नंबर क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर 1 जवाब दे रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उनको कौन नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति संविधान की जो भाग 5वां है, 5वां भाग, उसी के तहत अनुच्छेद 75 द्वारा उसे नियुक्त करता है, किसे, प्रधानमंत्री को। और कौन करता है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 1 है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे, सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 84 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, दयाराम साहनी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका जो दयाराम साहनी जी हैं ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दयाराम साहनी एक भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ थे। उन्होंने 1921 से 1922 में हड़प्पा की सिंधु घाटी स्थल में उत्खनन कार्यों का निरीक्षण किया था, ये भी ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था, सभी लोग बताएं। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आपका 1911 ईस्वी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1911 ईस्वी के पहले दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी क्या थी, भारत की राजधानी कई बार बदली है। एक बार आपकी कोलकाता थी अंग्रेज़ों के समय में, और उससे पहले एक बार शायद बनारस ऐसे कुछ थी, लेकिन आपका जो 1911 में है ये आपका दिल्ली रखा गया है भारत की राजधानी, जो कि अभी तक चल रहा है और कभी बदलेगा भी नहीं, ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी सन 1911 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, और दिल्ली को जो एक नई दिल्ली में देखिए 2 दिल्ली है, दिल्ली और नई दिल्ली। और जो नई दिल्ली ये नाम कब दिया गया, दिल्ली को 2 भागों में बांटा गया है। ये जो नई दिल्ली है इसको सन 1927 में नया नाम दिया गया था, 2 पार्ट में इसे विभाजित किया गया, ठीक है। जो दूसरा पार्ट आया नई दिल्ली वो सन 1927 ईस्वी में, ठीक है। सभी लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया
दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर चमत्कार नहीं चमत्कार है। निम्नलिखित में किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? सभी लोग बताइए भैया, जादू वादू भी होता है। तो चौथा 86 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका अर्थवेद है, यहाँ पर जादुई नियमों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है धार्मिक रीति रिवाज, अंधविश्वास और चिंता के संदर्भ में जादू, तंत्र मंत्र, शैतान के कारण जो उत्पन्न होती हैं बीमारियाँ, इन सब का जो है उपचार इसमें बताया गया है। ठीक है, कौन से वेद में? सभी लोग को मैंने बताया जो अर्थवेद है, यहाँ पर जादू टोना यहाँ सब इसके बारे में लिखा गया है अर्थवेद में। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब मतलब डी का मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग जान लीजिए। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपको मैंने धौलावीर के बारे में अपने पहले वीडियो में बताया है, इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप लोग बताइए इसमें क्या हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है वो लोग एक बार कमेंट में बताएं। तो धौलावीर जो है ये सिंधु स्थल, जो सिंधु स्थल है आपका, यहाँ से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा जल संरक्षण आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है जल संरक्षण, सिंधु घाट की सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी लोग ध्यान दें, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? सभी लोग बताइए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर तीसरा वाला स्वामी दयानंद सरस्वती ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो यहाँ पर जितने भी लोग 3 ऑप्शन दे रहे हैं वो यहाँ बिल्कुल सही हैं। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी ने 7 अप्रैल 1875, कब? ध्यान दीजिए आप लोग, 7 अप्रैल कितना? 7 अप्रैल 1875। आप लोग ध्यान से इसको कहीं पर नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब सही है? यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो आपका ये दूसरा वाला ऑप्शन है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। सभी को जान लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। या अक्षांश जो है वृत्त है, वृत्त के आकार का है, जिसमें दिसंबर के महीने में क्या होता है? सूर्य दक्षिणतम अक्षांश पे होता है। जहाँ सूर्य प्रत्यक्ष सिर के ऊपर होता है तो कर्क इसका उत्तरी समकक्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 23.5 डिग्री, ठीक है, मकर रेखा पर, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो 90 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर तीसरा वाला मृत सागर आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मृत सागर जो है यहाँ का जो जल है बहुत खारापन है, उसमें सबसे अधिक खारापन इसी सागर में है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन तीसरा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसकी तुलना और महासागरों से की जाए तो ये लगभग और सागरों की तुलना में 9.6 गुना अधिक खारा है। बहुत खारा रहेगा इसका जल, तो सभी लोग जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि चापाकार झील की रचना तब तक होती है जब तक नदी में क्या होता है, मतलब तेज़ी से बह रही होती है, या तीखी ढलान पर, या बहुत कम ढलान पर, या उद्गम बिंदु के निकट। सभी लोग बताइए। हाई हील क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका चिपकाना मतलब तीसरा ऑप्शन सही है क्या?
91 नंबर क्वेश्चन, आपका जो तीसरा ऑप्शन है बहुत कम ढलान पर, तो यहाँ पर वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, चाहे सही चाहे गलत, कोशिश तो कीजिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 3 है बहुत कम ढलान पर, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यू आकार वाली चापाकार। चलिए सभी लोग अच्छे से देख लीजिए, आपका ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि केप कैमोरिन किस देश में स्थित है। सभी को समझ में आ रहा है ना, केप कैमोरिन किस देश में स्थित है। 92 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो जितने भी लोग यहाँ पर भारत ये ऑप्शन जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ये आपका जो केप कैमोरिन है ये आपका भारत में स्थित है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु में कन्याकुमारी में ये केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत के तमिलनाडु में कन्याकुमारी में ये केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। जितने भी लोग को नहीं पता है वो लोग जान लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है। सभी लोग बताइए, हरित गृह गैस कौन सा है। आपके पास 3 ऑप्शन है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर आपका क्या मीथेन सही है या कार्बन डाइऑक्साइड सही है, कोई 2 सही है या तो कोई एक सही है। सभी लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मीथेन, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इस हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो मीथेन है ये सही है और कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो दूसरा वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पहला वाला जो है, पहला और दूसरा मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। सभी लोग ध्यान से एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस है। तो यहाँ पर आपका मीथेन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 94 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 कोशिका वित्त आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कोशिका वित्त आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और कोशिका वित्त पौधे, बैक्टीरिया, फफूंदी, शैवाल और कुछ जो आवर्तियाँ होती हैं उसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 2 है जवाब, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सभी लोग अच्छे से पढ़िए और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर एक अविशिष्ट अंग है। ठीक है, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर एक अविशिष्ट अंग है। ठीक है, सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर जितने भी लोग अक्ल की दाढ़ ये जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, विकासवादी जो जीवन विज्ञान है वर्तमान में, उसे हम क्या कहते हैं, अक्ल की दाढ़। ये क्या है, अवशिष्ट अंग है मानव शरीर का आज के समय में। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर 1 जवाब आ रहा है अक्ल की दाढ़, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी नए जुड़े हैं वो लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।